गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पर स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाउ डू ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेकर के आए हैं। एग्जाम के इंटरव्यू से यदि देखा जाए तो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यह टॉपिक एग्जाम से ही रिलेटेड नहीं बल्कि हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें बहुत ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत ऐसी जानकारी मिलती है। इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो देखेंगे कितनी सारी ऐसी जानकारी मिलती है जिसके बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन उसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल से डीपली पढ़ाने जा रहे हैं, डीपली बताएंगे। इसलिए कुछ चंद के लिए, कुछ समय के लिए आप अपने शर्म और झिझक का पर्दा हटा दीजिएगा और इस टॉपिक पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को आज हम डिटेल से समझेंगे। और इस टॉपिक को डिटेल से समझाने का मेरा मेन मकसद एक ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th तक की पढ़ाई कर पाते हैं, लेकिन आगे वह अपना पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से आगे अपना पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। यदि आगे वह नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसकी नॉलेज उसे नहीं मिल पाती है और आगे चल कर के उसे बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ाएंगे, डीपली बताएंगे, ताकि आप लोग भी इससे अवेयर हो जाएं कि ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोगों के साथ होती है और ये सब क्या करना चाहिए हम लोगों को और क्या नहीं करना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में आज पता चलेगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फिगर देखिए, मेरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुषों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसी का यह फिगर है। इसमें जो मैन ऑर्गन पाया जाता है, मैन ऑर्गन क्या है? तो मैन ऑर्गन टेस्टिस है। क्या है? तो मैन ऑर्गन टेस्टिस है। टेस्टिस, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन। क्या कहते हैं? प्राइमरी अर्थात प्रथम ऑर्गन। जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्टिसिपेट करता है उसमें से मेन ऑर्गन, जो मेन मुख्य कार्य होता है वो यही टेस्टिस का होता है, इसी टेस्टिस का होता है। इसके अलावा होता है जैसे कि ये हो गया सेमिनल वेसिल्स है, हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, इन सभी का भी पार्टिसिपेट हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए या हमें एक बेबी के लिए, बेबी को जन्म देने के लिए इन सभी ऑर्गन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो इसको हम समझेंगे। तो टेस्टिस, और ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस एक नली, एक डक्ट से जुड़ा होता है और इस डक्ट का नाम क्या है? तो वैस डिफरेंस है। जो ये टेस्टिस है एक डक्ट से जुड़ी होती है जिसका नाम है वैस डिफरेंस। क्या पाया जाता है? तो वैस डिफरेंस इस डक्ट से जुड़ी होती है। टेस्टिस पुरुषों में क्या होता है? टेस्टिस होता है और इसी टेस्टिस के अंदर ही किसका निर्माण होता है? तो स्पर्म का निर्माण होता है। किसका? तो स्पर्म का निर्माण होता है। और हम लोगों को पता है कि एक बेबी यदि हम लोगों को चाहिए तो इस स्पर्म का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पर्म, पुरुषों से स्पर्म निकलता है और महिलाओं से ओवम निकलता है और स्पर्म और ओवम मिल करके जायगोट का निर्माण करता है और जायगोट से मिल करके हमारे बेबी का निर्माण करता है, जिसको हम पिछला क्लास ट्विंस में पढ़ चुके हैं। तो पुरुषों का जो मेन ऑर्गन है वो टेस्टिस है, जिसको प्राइमरी ऑर्गन भी कहते हैं। इसी टेस्टिस में क्या पाया जाता है? स्पर्म पाया जाता है। यही स्पर्म का निर्माण होता है और ये स्पर्म टेस्टिस से किससे? वैस डिफरेंस, एक नली पाया जाता है, नली जो दिख रहा है वैस डिफरेंस, अर्थात यहाँ टेस्टिस है, इसी टेस्टिस में क्या निर्माण होगा? तो स्पर्म का निर्माण होता है और इसी स्पर्म जो है इस वैस डिफरेंस से होते हुए, वैस डिफरेंस से होते हुए जो नली है वैस डिफरेंस, इस वैस डिफरेंस से होते हुए कहाँ तक पहुँचती? यहाँ तक पहुँचती है। और जब यहाँ पहुँचती है कौन? स्पर्म। स्पर्म का शेप किस तरह होता है? तो स्पर्म का शेप इस तरह होता है। स्पर्म
माउथ इस तरह होता है, पीछे इसका टेल होता है, क्या होता है, टेल, और ये है स्पर्म का फिगर, स्पर्म का शेप। जब स्पर्म इस टेस्टिस में निर्माण होता है तो यहाँ से टेस्टिस के दौरान क्या होता है, कॉपुलेशन के दौरान, जब कॉपुलेशन होती है, मेल और फीमेल का जब मिलन होता है, तो कॉपुलेशन के दौरान ये स्पर्म यहाँ से निकलता है, किससे, यहाँ से, और ये यहाँ से निकलता है तो ये निकलता है किससे, बैच डिफरेंस, एक नली पाया जाता है जो टेस्टिस से जुड़ा होता है। इसी टेस्टिस से बैच डिफरेंस नली से या स्पर्म निकलता है और चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और कहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक। जब यहाँ तक पहुँचता है, ब्लाडर के निकट जब पहुँचता है, तो यहाँ एक सेमिनल वैसिल से जुड़ा होता है, इससे सेमिनल वैसिल से जुड़ा होता है, इसको सेमिनल वैसिल्स कहते हैं। और ये सेमिनल वैसिल्स जो है एक लिक्विड निकालता है, क्या निकालता है, तो एक लिक्विड निकालता है। वो लिक्विड कैसी होती है, तो मिल्की लिक्विड, वाइट मिल्की लिक्विड होती है, और वाइट लिक्विड निकलता है यहाँ से, और वो भी मिल्क की तरह, दूध की तरह वह लिक्विड होती है। और यह यहाँ से निकल कर क्या होता है, जब यहाँ से निकलती है वह लिक्विड तो इस स्पर्म के साथ मिल जाती है, और ये लिक्विड सेमिनल वैसिल से जो लिक्विड निकलती है उस स्पर्म को मूवमेंट कराने के लिए इरिटेट कर देता है, और वह मूवमेंट करने के लिए इरिटेट हो जाता है और अधिक तेजी से यह मूवमेंट करने लगता है। कौन, तो यह स्पर्म बहुत फास्टली मूवमेंट करता है, क्योंकि इस स्पर्म को कहाँ पहुंचना होता है, तो यूट्रस तक पहुंचना होता है, और यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है, और वहां पर जा करके इसे विस्फोट करना होता है, किससे, ओवम से, और ओवम से विस्फोट करके जायगोट का निर्माण करना होता है। तो इसकी स्पीड यदि कम होगी, स्पीड यदि इस स्पर्म का कम होगा तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा और उस फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए यहाँ से ये लिक्विड निकलती है, मिल्की लिक्विड, और इसको स्पीड यानी गति प्रदान करता है और चिपचिपा बना देता है इस स्पर्म को, लुब्रिकेंट बना देता है इस स्पर्म को। फिर यहाँ से जब स्पर्म निकलता है तो इसी नली से होते हुए, पेनिस से होते हुए यह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और ये पेनिस का कार्य क्या है, समझिए। जो पुरुषों में पेनिस पाया जाता है उसका मात्र 2 ही कार्य है। पहला कार्य यह क्या करता है, तो किसी पुरुषों से स्पर्म को महिलाओं की वेजाइना तक पहुंचता है, और वह स्पर्म वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस से होते हुए कहाँ, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। तो स्पर्म, ये पेनिस का पहला काम हो गया कि किसी भी स्पर्म को, जो स्पर्म होता है कोपुलेशन के दौरान स्पर्म को महिलाओं के अंदर, वेजाइना के अंदर इंटर कराना इस पेनिस का काम है। जब ये पेनिस खत्म हो जाता है, और दूसरा कार्य ये है, दूसरा कार्य क्या करता है कि यही पेनिस जो है, ये पेनिस, ये जो हमारा क्या है, वैज डिफरेंस, वैज डिफरेंस के ऊपर क्या पाया जाता है, एक गॉल ब्लाडर पाया जाता है। अब ये गॉल ब्लाडर क्या करता है, यहीं से हमारा मूत्र का निर्माण होता है। कहाँ से, यहाँ इसके ऊपर गॉल ब्लाडर के ऊपर किडनी, इधर और इधर किडनी पाया जाता है, और ये किडनी से गॉल ब्लाडर जुड़ा होता है, और यहाँ से वेस्ट मटेरियल यानी मूत्र का निर्माण होता है। और इस मूत्र जो है, ये मूत्र इसी नली से होते हुए पुनः इसी वैज डिफरेंस में आता है। क्या होता है, इसी वैज डिफरेंस में पुनः वह भी मूत्र आता है। तो इस वैज डिफरेंस से होते हुए हमारे मूत्र को भी बाहर निकालने का काम करता है। तो पेनिस का 2 कार्य क्या हो गया, पहला कार्य हो गया स्पर्म को वेजाइना तक पहुंचाना, और दूसरा कार्य हो गया कि टॉयलेट को, पेशाब को बाहर निकालना। तो 2 कार्य हो गया। अब ध्यान दें कि मूत्र का निर्माण जो हो रहा है सो, जो मूत्र का सेक्रेशन हो रहा है, मूत्र का जो सेक्रेशन हो रहा है सो, और इधर से जो स्पर्म का सेक्रेशन हो रहा है सो, आगे चल करके इसी वैज डिफरेंस में क्या हो रहा है, इसी वैज डिफरेंस से ही बाहर निकल रहा है। यानी दोनों का रास्ता एक है, स्पर्म का निकालने का भी रास्ता एक है, और किसका, मूत्र का भी निकलने का रास्ता एक ही है। लेकिन महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है कि अलग अलग होता है। मूत्र निकलने के लिए
अलग मार्ग होता है, और जो स्पर्म जो ओवम होता है उसके लिए अलग मार्ग होता है महिलाओं में। उसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि दोनों मार्ग कैसे होता है। सो अब क्या है, यहाँ से अब आप ही समझिए, जब स्पर्म जाएगा और ओवा इधर से मूत्र आएगा, स्पर्म और मूत्र एक साथ तो मिल नहीं सकता। कब निकलेगा बाहर स्पर्म, कब निकलेगा बाहर मूत्र, दोनों का तो टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी और इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, ऐसा थोड़े ना है कि जब इसकी ज़रूरत था तब ये निकल बैठा और इसकी ज़रूरत था तब ये निकल गया। ऐसा तो फिर बहुत दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए प्रकृति ने, भगवान ने कितना सोच समझ कर बनाया, देखिए ध्यान से, कितना सोच समझ कर बनाया। एक दरवाजा, एक गेट यहाँ पर लगा दिया है। क्या लगा दिया है? एक दरवाजा, एक गेट लगा दिया यहाँ पर, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि जब इसे मूत्र को बाहर निकालना होता है तब इसको रोक देता है। यहाँ पर इसको रोक देगा, ए स्पर्म तू रुक जा, इसको रोक देता है। और यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड को यह बाहर कर देता है, यहाँ से मूत्र को बाहर कर देता है और मूत्र बाहर निकल जाता है। लेकिन जब इसे स्पर्म को निकालने की जरूरत होती है तब यह प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, इसको मूत्र को रोक देता है, अपना दरवाजा इसके लिए बंद कर देता है, इसके लिए यह दरवाजा खोल देता है। तो हमारे शरीर के अंदर, पुरुषों के शरीर के अंदर जो मूत्र का और स्पर्म का जो सेक्रेशन होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कभी क्या होता है पुरुषों में कि यह प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सो किसी वजह से काम करना बंद कर देता है, या कभी कभी काम कम करता है, अच्छा से वर्क नहीं कर पाता, इसमें कुछ बीमारी हो जाने की वजह से। जब इस अच्छा से वर्क नहीं हो पाता है तो हम जानते हैं कि मनुष्यों के टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण तो होते रहता है, स्पर्म का निर्माण होते रहता है। और कभी काल जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड अच्छा से वर्क नहीं कर पाता है तो पुरुषों में, जैसे कोई रात में स्पर्म का निर्माण कर रहा है तो रात में सोए स्पर्म जो है इस पेनिस के रास्ते बाहर निकल आता है कभी कभी। ये एक तरह का बीमारी है, इसको डॉक्टर के पास जा करके इसकी इलाज करवाना चाहिए यदि इस तरह का होता है तो। कभी कभी क्या होता है कि पुरुषों में जब मूत्र के दौरान, जब वह मूत्र को सेक्रेट कर रहा होता है, सेक्रेशन कर रहा होता है, बाहर निकाल रहा होता है, तो उसी टाइम स्पर्म का भी सेक्रेशन हो जाता है। वो भी एक तरह का बीमारी है। यदि इस तरह का बीमारी होता है किसी को तो डॉक्टर से जरूर उसे मिलना चाहिए। ये एक तरह का बहुत बीमारी है, बहुत बड़ा बीमारी है। और कभी काल क्या होता है कि जो लड़के लोग होते हैं ना, लड़के लोग जानबूझकर इसका इस्तेमाल करके, पेनिस का इस्तेमाल करके स्पर्म को बाहर निकाल देता है। और यह क्रिया, यह फंक्शन ज़्यादा करने का पर क्या होता है कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाता है तो कैंसर हो जाता है, यानी प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। किसमें? तो प्रोस्टेट ग्लैंड में। कब होता है? जब लड़का जानबूझकर इस स्पर्म को इस पेनिस के माध्यम से बाहर निकाल देता है, तो उस एक्शन में, उस क्रिया में धीरे धीरे ये प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाती है, काम करना बंद कर देता है और इसमें कैंसर, घाव उत्पन्न हो जाती है और कैंसर हो जाता है एक तरह का इसमें। और महिलाओं में, इसीलिए महिलाओं में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है और पुरुषों में ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलता है। ये क्यों होता है महिलाओं में, ऐसा क्यों होता है? वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ये तो समझ गए कि पुरुषों में कैसे होता है सो, प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है सो। अब क्या है देखिए, एक टेस्टिस है। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। कितना होता है? तो 37 डिग्री हमारे शरीर के टेम्परेचर होता है। लेकिन इस टेस्टिस को, जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा है, इस स्पर्म को
टेम्परेचर कम की ज़रूरत पड़ती है, यानी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसे कम ज़रूरत पड़ती है, अर्थात इसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत पड़ती है। किसको? तो इस स्पर्म को। अब बात रही कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो इसको 35 कहाँ से मिलेगा? 35 करने के लिए, ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब भगवान ने देखिए कितना सोच समझ कर बनाया। भगवान ने क्या किया कि इस टेस्टिस को शरीर के बाहर रख दिया। पुरुषों के शरीर के बाहर ये टेस्टिस जो है सो बाहर होता है, टेस्टिस बाहर होता है। यही वजह है कि बाहर के एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहता है और इस स्पर्म को ठंडा रखता है। कैसा रखता है? तो ठंडा रखता है। इसीलिए कभी कभी देखना, जब गाय वगैरह की प्रेगनेंसी करवाने के लिए आता है तो उसमें जो स्पर्म रखा जाता है ना, तो एक फ्रिज जैसा होता है, फ्रिज जैसा इतना बड़ा डब्बा रखता है, उसमें फ्री बर्फ रहता है, उसको ठंडा रखा जाता है, गर्म नहीं होता है। तो यही वजह है कि स्पर्म जो निकलती है वह ठंडा होती है, लेकिन हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री होता है और वह गर्म होता है। तो हमारा शरीर से जो मूत्र निकलती है वह मूत्र गर्म होती है। कैसी होती है? तो गर्म होती है और यह स्पर्म ठंडा होता है। एक बात और, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर एक संरचना पाया जाता है जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। यह स्क्रोटम क्या करता है? तो इसी स्क्रोटम के माध्यम से हमारे शरीर का जो टेस्टिस होता है उसको ठंडा रखता है और टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का निर्माण होता है उसको ठंडा रखता है। और ये स्क्रोटम जो बाहर स्किन होता है, टेस्टिस के बाहर जो स्किन होता है वह स्किन जो है सो ये स्क्रोटम ही है। इसलिए ठंडे के दिनों में क्या होता है? ठंडे के दिनों में ये टेस्टिस जो है शरीर से चिपक जाता है और गर्मी के दिनों में टेस्टिस धीरे धीरे फैल जाता है। गर्मी के दिनों में टेस्टिस फैल जाता है और ठंडों के दिनों में टेस्टिस जो है सिकुड़ जाता है, यही टेम्परेचर की वजह से। तो ये हो गया स्पर्म का सेक्रेशन किस तरह हुआ सो। अब हम ग्लैंड की बात करते हैं कि ग्लैंड का सेक्रेशन कैसे होता है। तो यह है टेस्टिस। इसी टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण हो रहा है और इसी टेस्टिस के अंदर ग्लैंड का भी निर्माण हो रहा है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन ग्लैंड कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन ग्लैंड। अब ये टेस्टोस्टेरोन ग्लैंड क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन ग्लैंड जो है वो सेकेंडरी एक्शन है। सेकेंडरी यानी द्वितीय कार्य है हुआ। कौन? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। जब टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है तब क्या होता है? चेंजेस लड़कों में। टेस्टिस में जो ही टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है, लड़कों का अट्रैक्शन लड़कियों के प्रति होने लगती है, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से। जिसमें टेस्टोस्टेरोन का निर्माण टेस्टिस में नहीं होगा उसका अट्रैक्शन भी लड़कियों के प्रति नहीं होता है। इसलिए इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह है कि लड़कों का लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। जितना टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होगा उतना ही लड़के लोग लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। अब क्या है, जब इस टेस्टोस्टेरोन के अंदर जब निर्माण होने लगता है तो और क्या क्या हमारे शरीर के अंदर चेंजेज होता है। जब टेस्टोस्टेरोन का निर्माण हो जाता है तो शरीर जो लड़कों के, जो पुरुषों के फेस पर दाढ़ी और मूंछ का विकास होने लगता है, डेवलप होने लगता है। उसके आवाज में भारीपन आने लगती है। और क्या चेंजेज होता है, तो जहां जहां बाल की आवश्यकता होती है उसके बॉडी पर बाल आने लगते हैं, हेयर आने लगते हैं। और क्या होता है कि उसका छाती जो है, उसका चेस्ट जो है सो चौड़े होने लगते हैं, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से। उसमें स्ट्रेंथ आने लगती है जब इस टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। अब इस टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कब होता है? तो टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन जो है सो पुबर्टी अवस्था में होने लगता है। जब लड़का पुबर्टी अवस्था में पहुंचता है तो पुबर्टी अवस्था जो लड़कों का होता है वो 14 से 16 साल के बीच
लड़कों में पुबर्टी एंट्री कर जाता है, यानी 14 से 16 साल में 14 साल तक जाते जाते 13 से 14 साल तक जाते जाते लड़कों का अट्रैक्शन लड़कियों के प्रति होने लगता है। उसी कंडीशन को ही हम लोग पुबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुबर्टी। डैट मीन्स जब लड़का इन सभी कार्यों को यानी रिप्रोडक्शन को यानी किसी भी बेबी को जन्म देने के लिए एबल हो जाता है, किसी भी बेबी को बर्थ देने के लिए, स्पर्म का निर्माण करने के लिए एबल हो जाता है, उसके बॉडी के अंदर, उसके टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने लगता है, तो उसको हम लोग पुबर्टी कहते हैं। उस कंडीशन को, उस अवस्था, उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो पुबर्टी कहते हैं। तो इस पुबर्टी के दौरान लड़कों में इतने सारे डेवलप देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको भी पूरा डिटेल से समझेंगे जिस तरह इसको हम समझें। तो आप सभी को MB जीनियस चैनल की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं, और अच्छा से पढ़ें, अच्छा से रहें और अच्छा से अपने नए साल का एंजॉय करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। नए साल में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए, न्यू ईयर में अपनी सीमा में रहकर, अपने दायरे में रहकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो इन्हीं के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।